नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। कानपुर हिंसा में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं और आज 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, यानी कि अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी मामले में पीएफआई के कनेक्शन के सबूत अब लगातार मिल रहे हैं। कानपुर के कमिश्नर ने आज तक से बातचीत में खुद माना कि पीएफआई से कनेक्शन के साबित करने वाले दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। तो हिंसा भड़की और उसके बाद से अब पुलिस लगातार एक्शन में है। अब तक 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 5 गिरफ्तारियां आज हुई है। वो कैमरे में पत्थरबाज नजर आए हैं और उन एक एक चेहरों को पहचाना गया और एक एक तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। 40 नामजद हैं। कानपुर दंगों में पुलिस ने पीएफआई कनेक्शन की थ्योरी पर मुहर लगा दी है। साजिश का पूरा खाका और किरदार सामने आने बाकी है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि साजिश सिर्फ कानपुर में नहीं रची गई, बल्कि असल डिजाइन कानपुर के बाहर ही तैयार हुआ है। शक शुरू यहीं से था कि कानपुर में जो हुआ वो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बारीकी से बुनी गई साजिश का ही नतीजा था। लेकिन कानपुर पुलिस जैसे जैसे आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है, कानपुर दंगों का पीएफआई कनेक्शन यकीन की ओर बढ़ता जा रहा है। आरोपियों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया खाते और ठिकानों से मिली कागजी दस्तावेज बता रहे हैं कि दंगों की साजिश सिर्फ लोकल नहीं थी, बल्कि इसमें कानपुर के बाहर के दिमाग भी शामिल थे। पीएफआई के कनेक्शन से कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं। अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। ट्रांजैक्शन मिले हैं कुछ पीएफआई से जुड़े हुए कुछ लोगों के दस्तावेज? नहीं, ट्रांजैक्शन अभी हम देख नहीं पाए। अब रिमांड पे लेके आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शंस और हम चेक करेंगे और फिर आपको कंक्लूसिवली बताएंगे। कुछ दस्तावेज मिले हैं? हाँ, कुछ पेपर्स मिले हैं पीएफआई से जुड़े हुए। जी। पुलिस ने आरोपियों के पास से अब तक 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ज्यादातर आरोपियों के सोशल मीडिया खातों तक भी पुलिस पहुंच गई है। कुछ आरोपियों के पास पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। मास्टरमाइंड बताए जा रहे जफर हाशमी के दफ्तर से पीएफआई के स्टूडेंट विंग सीएफआई के दस्तावेज मिले हैं। दंगों के बाद जफर हयात हाशमी लखनऊ के अपने दफ्तर में छिपा था। इसके दफ्तर से कुछ यूट्यूब चैनल चलाए जाते थे। इन्हीं चैनलों के जरिए 3 जून को कानपुर बंद की अपील जारी की गई थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनसे जो जावेद का कोई कनेक्शन नहीं है और साफ तौर से वो एक मिलने की तुलना में जिस तरीके से आते या जाते थे, तो उस वजह से जबकि जावेद अहमद खान जो यहाँ पर मिलने आते थे, उन्हीं के वो जो मित्र थे हयात जफर हाशमी जो मित्र थे, उनसे उनकी बातचीत होती थी। मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान, इन 4 लोगों को जिस तरीके से पुलिस ने आज दिखाया है और इसी परिसर से गिरफ्तारी शो की है। पुलिस का दावा है कि सारे आरोपियों और साजिशकर्ताओं का खुलासा होगा और कार्रवाई योगी मॉडल पर होगी। अभी तक 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया था, 18 लोग तो हमने मौके से ही गिरफ्तार किए थे और उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था और उसके 3 साथी थे, उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और उनसे करीब 6 मोबाइल जब्त किए गए। उनकी जांच की जा रही है। आज उनको रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। आज उनकी रिमांड लेकर और उनका जो अन्य नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। उनके अकाउंट्स को चेक किया जाएगा आने वाले दिनों में। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई है। सीएए, एनआरसी विरोधी हिंसा हो या रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में हुए दंगे, पीएफआई का नाम हर जगह लिया गया। अब कानपुर दंगों का भी पीएफआई लिंक चिंता में डालने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि 3 जून को जब कानपुर में बंद बुलाया गया, उसी दिन मणिपुर और बंगाल में बंद बुलाया गया था। कानपुर से रंजय सिंह, संतोष शर्मा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो कानपुर में जबरदस्त उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस लगातार एक्शन कर ले रही है और कानपुर हिंसा को लेकर कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने थोड़ी ही देर पहले हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनका एक हिस्सा आपको सुनाते हैं। तो हिस्सा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि मास्टरमाइंड हयात हाशमी के ठिकानों पर छापा। जी हां, छापेमारी हुई है और कानपुर हिंसा पर पुलिस कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया कि कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे
तार जुड़ रहे हैं, पीएफआई से जुड़े हुए कानपुर हिंसा के तार, और छापेमारी में पीएफआई से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। विजय जी, स्वागत है आपका आज तक पर। और सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक क्या क्या कामयाबी पुलिस को इस उपद्रव के बाद मिली है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अभी तक 29 गिरफ्तारियां हमारी हो चुकी हैं। 18 गिरफ्तारियां परसों हमने मौके से ही की थी, और उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था हयात जफर हाशमी और उसके 3 साथी, इनको कल गिरफ्तार किया गया था। इनसे हमें 6 मोबाइल प्राप्त हुए थे, जिनकी हमारी टीम एनालिसिस कर रही है। किस किस को इसने व्हाट्सएप भेजे, फेसबुक पर किससे ये टच में आया, इंस्टाग्राम से किस में टच में आया, किस किस से इसने बातचीत करी, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और इसके लिंक्स को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस से ये लिंक है। सर किस किस से सारे लिंक्स को स्टैब्लिश किया जाएगा जांच में क्या क्या पता चला है जिससे भी ये। जी विजय सर, चैट्स में क्या क्या सामने आया है, किसके साथ बात कर रहा था? देखिए, ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है, इसको मैं अभी इसको खुलासा नहीं करना चाहूंगा, टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बट आपको मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी ये था और जहां इसने माहौल खराब करने का प्रयास किया, उन सभी लोगों को चिन्हित करके इसके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन ये इशारा आप करें कि लिंक था, कनेक्शन कहीं ना कहीं है और उसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है अभी? जी बिल्कुल, इसमें इसके पास से कुछ पीएफआई रिलेटेड कुछ लिटरेचर भी मिला है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है और इन लिंकों को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। आज इसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड में पूछताछ की जाएगी। इसके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कहीं से इसकी फंडिंग तो नहीं हो रही थी, और इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के पश्चात हम बता पाएंगे आपको कि क्या पूरा इसका वो था। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पिछले करीब 1-1.5 घंटे से पूरे शहर के अंदर भ्रमणशील हैं, जन सामान्य है, पूरे मार्केट्स खुले हुए हैं, सभी जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस लगातार गश्त पे है, कहीं किसी प्रकार की कोई तनाव या उस तरीके से नहीं है। जो हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे, जो वीडियोस मिले थे, उसके बेसिस पे हमने लोगों को चिन्हित किया है और उस चिन्हीकरण के बेसिस पे और दबिशें दी जाएंगी और जो भी इस घटना के अंदर सम्मिलित उपद्रवी थे, दंगाई थे, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सर आपने बताया कि अब तक 29 गिरफ्तारियां हुई, चूंकि 40 तो नामजद हैं और 1000 तो अज्ञात भी हैं। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए क्या क्या किया जा रहा है? क्या वो उपद्रव के बाद से वो अलग अलग जगहों पर भाग गए हैं? नहीं, देखिए, लगातार दबिशें चल रही हैं और हमारे पास उनके नाम आ गए हैं और 2-3 दिन के अंदर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। विजय सर, एक सर सवाल ये है कि पहले अनाउंस होता है कि प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन 1 तारीख को उस प्रदर्शन को वापस ले लिया जाता है, लेकिन जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन हो जाता है, ये उपद्रव हो जाता है। क्या ये सुनियोजित था? अब तक की जो जांच हुई है उससे इस तरीके का प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने योजना बनाई थी शहर का माहौल खराब करने की, और हालांकि हमारा पुलिस फोर्स लगा हुआ था, 2 सब इंस्पेक्टर्स और करीब 6 सिपाही थे, लेकिन एकदम जब भीड़ बढ़ी तो उन्होंने जैसे कंट्रोल रूम को सूचना दी, तत्काल पुलिस बल मौके पे पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उसे ऐसा लग रहा है कि कोई योजना थी इसके पीछे। तो यही सारी चीजें हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है और जो भी इस योजना में अथवा वहां पर इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त किया जाएगा और साफ संदेश दिया जाएगा कि ये सब चीजें इंटॉलरेबल है। स्ट्रांग एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑल दिस पीपल। थैंक यू। विजय सर, एक आखिरी सवाल ये कि हयात हाशमी के अलावा भी क्या कोई और भी मुख्य साजिशकर्ता किसी और को भी मान रही है पुलिस? देखिए, अभी हमने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से इसका नाम आया है और इससे पूछताछ में इसने भी कुछ 2-3 लोगों के नाम बताए हैं, उनको इंट्रोगेट किया जाएगा और भी अगर कोई नाम आते हैं तो अभी तक तो इसी का नाम आ रहा है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे और लोगों का भी हाथ रहा हो। तो हमने अभी पॉसिबिलिटीज ओपन रखी हैं और सभी उसी पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे जिसका भी नाम आएगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
तो पुलिस कमिश्नर कानपुर विजय सिंह मीणा को आपने सुना और उन्होंने बताया कि पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है, क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें से बड़ी खबर निकल कर आई वो ये है कि जो दस्तावेज मिले हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए मिले हैं और अब कार्रवाई करे उसको रिमांड पर लिया जाएगा और उससे पूछताछ लगातार जारी है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, पीएफआई से जुड़े हुए दस्तावेज इसके घर से मिलना, इसके ठिकानों से मिलना, क्या ये खुद भी जुड़ा हुआ था पीएफआई से? देखिए, ये खुद जुड़ा हुआ था, ये अभी पुष्टि, लेकिन इतना जरूर है कि ये उन लोगों के संपर्क में था और पीएफआई सीए एनआरसी के बाद से उसके जो तमाम लोग थे वो डायरेक्टली कहीं पर नहीं एक्टिव हो रही है। वो ऐसे जफर हयात हाशमी के टाइप के जो हाइपर एक्टिव लोग हैं किसी भी शहर में, उनको वो अपने टारगेट करती है, उनको अपना सहारा बनाती है और उसके जरिए अपनी जो प्लानिंग्स होती है उनको एग्जीक्यूट कराती है। अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें पीएफआई के जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो या एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया हो या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हो, ये वो जो कंसर्न जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पीएफआई से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं। इनके जो सभी 4 आरोपी, खास करके जफर हयात हाशमी का जो मोबाइल है उसके डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, उसके व्हाट्सएप चैट्स निकाले जा रहे हैं, तो एक विस्तृत जांच करवाई जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर में जो उपद्रव हुआ वो एक फौरी तौर पर एक गहरी साजिश का हिस्सा थी, एक बड़ी प्लानिंग थी, महीनों की प्लानिंग थी। ये कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं था कि जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा हुई और पथराव हो गया। इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग रखी गई, दिन भी बड़े चुन करके रखा गया कि जब पीएफआई ने मणिपुर और वेस्ट बंगाल में बंद का आयोजन किया था उसी दिन अचानक से 3 तारीख को कानपुर में भी बंदी का ऐलान कर दिया जाता, जबकि जो जफर हयात हाशमी के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे उसमें वो जेल भरो आंदोलन की जो बात कर रहा वो 5 तारीख यानी आज के लिए कह रहा था कि 5 जून को जेल भरो आंदोलन चलाया जाए। लेकिन अचानक से वो उस कॉल को तो वापस लेता है, लेकिन 3 जून का उसका जो कॉल था वो लगातार चलता रहता है। जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो लोगों को बुला रहा था। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तो पुलिस मान रही है कि ये पहले से ही तय था, सुनियोजित साजिश थी और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में लगी हुई। लेकिन इस बीच में एक और खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी मामले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय है, लेकिन उससे पहले ही धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवादित जगह पर दावा ठोकते हुए अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग है कि सुनवाई से पहले ही उन्हें पूजा पाठ का अधिकार मिल जाए। माना तो ये भी जा रहा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नजरबंदी में है, क्योंकि वाराणसी पुलिस उन्हें ज्ञानवापी के आसपास भी फटकने नहीं देना चाहती थी। लेकिन स्वामी जी को पुलिस ने ना तो कुछ खुलकर बता रही थी और ना ही उन्हें ज्ञानवापी की तरफ बढ़ने दे रही थी। काफी देर तक यही ऊहापोह बनी रही, तो नजरबंदी को परखने के लिए स्वामी जी मौका देखकर चुपचाप आश्रम से बाहर निकल गए, लेकिन ज्ञानवापी की तरफ नहीं, लंका में गौशाला की तरफ। हमारी स्वतंत्रता बाधित नहीं है, बाधित नहीं है, हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपने वहाँ के लिए अनुमति नहीं दिया है, बस यही ना, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या क्यों रोकना चाहें? हम स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्रता को बाधित करने का राइट नहीं है किसी को। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नजरबंद किया है तो बताइए। नहीं, बस वही तो, फिर क्यों आप चिंता हो रहे हैं? आप अपना बैठिए, जाएंगे, हमको जहाँ काम होगा। आखिरकार बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, हाथ पैर जोड़ने जैसी नौबत आ गई। तब जाकर स्वामी जी के कदम वापस आश्रम की ओर लौटे। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस जिद पर अड़े कि ज्ञानवापी परिसर में जो गोलाकार आकृति मिली है उस पर उन्हें आज और अभी जल चढ़ाने और पूजा पाठ की इजाजत मिले। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, तो स्वामी जी अंजल त्याग कर अनशन पर बैठ गए और कोर्ट में एक अर्जी भी डाल दी। भक्त और समर्थक भी स्वामी जी के इस प्रण के आगे नतमस्तक हैं। जब हमको ये सूचना मिल जाएगी कि आप जाओ पूजा कर लो, तो हम जाके पूजा कर लेंगे, तो हमारा अनशन समाप्त हो जाएगा। अब स्वामी जी को कौन और कैसे समझाए कि जो पाने का हट लेकर वो अनशन पर बैठे, वो थाली में दिखने वाले चांद से भी ज्यादा दूर है। पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत का इतिहास धर्म के नाम पर मारकाट से भरा पड़ा है। भगवान का शुक्र है कि ज्ञानवापी की लड़ाई कोर्ट में ही लड़ी जा रही है और वाराणसी की कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई तय की है।
पूजा होनी है या नहीं, ये तो तब तय होगा जब पहले ये तय हो जाए कि वजू खाने में जो मिला वो मंदिर है या फव्वारा। वाराणसी से शिल्पी सैन के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान के बूंदी में मौलाना मुफ्ती नदीम मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के साथ जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। नाराजगी बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर थी। जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी हुई और प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस दौरान मौलाना मुफ्ती नदीम ने जो भड़काऊ बयान दिया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। मेरे खानदानों को बुरा कहो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। इधर दिल्ली में आज कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचे और उन्होंने वहां से श्रद्धांजलि तो व्यक्त की, लेकिन साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 1990 का दौर वापस आ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्लानिंग क्या है, वो अपना प्लान तो बताएं। मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तस्वीरें, वीडियो देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह से ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ के जाने की कोशिश कर। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है। और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। इस बीच रांची से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन चल रहा है, सुनाते हैं आपको। हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति है, तब जाकर के हमारे कृष्णा माली जी ने दावरी विद्रोह का काम किया। उसी तरीके से सिद्धो कानून जी ने संस्थान विद्रोह यह 1855 में किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बुद्धू जी ने लड़का मूवमेंट यानी इसका भी आंदोलन, लड़का आंदोलन 1828 से लेकर 1832 में किया। यानी जब गांधी जी 1915 में लौट करके भारत में आए और उसके बाद उन्होंने आजादी की लड़ाई को शुरू किया, और 1889 में जब कांग्रेस स्थापित हुई थी, उससे पहले हमारे आदिवासी भाई
हमारे आदिवासी भाइयों का एहतराम है, इसको हमको याद रखना है। हमारे बुद्धू भगत भी, जिन्होंने नरका मूवमेंट तो खड़ा किया ही किया, लेकिन हम रानी गायत्री जी को भी नहीं भूल सकते, जो एक धार्मिक नेता थी और धार्मिक नेता के साथ साथ वो राजनीतिक नेता थी, और महिलाओं में सबसे ज्यादा जेल रहने का अब अगर किसी को रहना पड़ा तो वो रानी गायत्री जी थी, और वही उन्होंने भी आदिवासियों के साथ में लगी हमारे केंद्रीय शासन की लड़ाई। हम जतरा भगत को याद करें तो ताना भगत का आंदोलन 1914 से लेकर 1920 तक यह भी लड़ाई लड़ी तो हमारे जतरा भगत जी ने लड़ाई लड़ी। और ये जो भगत मूवमेंट 1883 का जानते हैं, ये भगत मूवमेंट, ये भगत का आंदोलन, ये गोविंद गुरु जी ने इसको चलाया था। ये आदिवासी लोगों का गौरव इतिहास है, जिसको आपको ध्यान रखना है। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पत्रकार भाई की नोट कर ले कि भारतीय जनता पार्टी इन आदिवासी भाइयों को जब से संगठन बना है तब से कभी नहीं भूली है, और यही कारण है कि आज करिया मुद्दा हमारे जो प्रथम दृष्टि से प्रथम जनरेशन के नेता थे वो आज मंच पर विराजमान। उस शासन काल में दिया लेकर के चलने वाले लोगों की कमी थी, हम दिया लेकर के जाया करते थे। ऐसे समय में करिया मुद्दा जी ने यहाँ अलग लगाया, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के साथ लोगों को जोड़ा, और आज वो पॉलिसी से अलंकृत होकर के समाज में नई दिशा और दृष्टि दे रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, हमारे दीपक प्रकाश जी ने बताया कि पार्टी किस तरीके से आदिवासियों की चिंता कर, सभी नेताओं ने अपने मन संचालन में बहुत सी बातें बताई। हमारे अर्जुन मुंडा जी ने और रघुनाथ जी ने जो उनके मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्य था उसके बारे में अर्जुन जी ने प्रकाश किया, और रघुनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री सभा में आदिवासियों के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। और हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने आज के हेमंत सोरेन के सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से कटनी और करनी में अंतर है, ये हम सबके सामने ला करके खड़ा किया। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दिल्ली से लेकर दूर पहाड़ों तक गर्मी ने हर जगह लोगों की हालत खराब कर दी है। दिल्ली में तो शनिवार को पारा 47 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया, और यही हाल उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का है। भीषण गर्मी और लू ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। कुछ दिन इस गर्मी से राहत की उम्मीद भी नहीं है। मैदान गर्मी से झुलस रहे हैं। सड़कों बाजारों को गर्मी की नजर लग गई है। पहाड़ तक गर्मी के अटैक से अछूते नहीं हैं। मई परेशानी में गुजर गया, लेकिन सूरज का लगता है कि अभी जी नहीं भरा। जून में भी गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि त्राही त्राही मची है। हीट वेव ने देश की राजधानी को अपने आगोश में ले लिया है। किस कदर गर्मी पड़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दिल्ली में शनिवार को अधिकतम पारा रहा 47.1 डिग्री। गर्मी बहुत ज्यादा है इस बार, पहले काफी सालों से इस बार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इतनी गर्मी बढ़ रही है तो अपने को लगता है कि अपना सर फटा जा रहा है। हैदराबाद से दिल्ली घूमने के लिए आए, बहुत ज्यादा धूप है, इधर नहीं रह सक रही। दिल्ली के कोने कोने में गर्मी से छक्के छुड़ा दिए पारे के चार्ट पर नजर दौड़ाइए। मुंगेशपुर में पारा 47.1 डिग्री रहा। जाफरपुर में ये 45.7 डिग्री रहा। नजफगढ़ में भी पारा 46.2 डिग्री रहा, तो रिच में पेड़ पौधों के बाद भी पारा 45.5 डिग्री रहा। पीतमपुरा में पारा 46.5 डिग्री रहा। दिल्ली ही क्यों, गर्मी ने किसी राज्य को नहीं बख्शा। यूपी से लेकर हिमाचल तक गर्मी का राज है। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां शनिवार को पारा 46 डिग्री रहा। लोग मुंह ढककर चलने पर मजबूर हो गए।
भीषण गर्मी और लू ऐसी मानो आसमान से आग बरस रही हो। बहुत ज्यादा गर्मी से पसीना इतना ज्यादा, धूप की वजह से इतना ज्यादा स्किन जल रही है, बहुत ज्यादा बाहर निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी एकदम गर्म पीना पड़ रहा है। गर्मी की तो इंतहा हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। आप समझ लीजिए कि अगर आप रास्ते चलते हैं और बाइक से कहीं जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ जलने लगते हैं, आपके मुंह पर जो है इतना तो उसका जो लव है, थपेड़ा है, इतना ज़बरदस्त लगता है कि आपके जो है बिल्कुल जो है इतना गर्म हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते किस तरीके की गर्मी है। हर राज्य में गर्मी ने जीना दूभर कर दिया है। देखिए पंजाब के पठानकोट में बाजार खाली है। हिमाचल और जम्मू से आने वाले कारोबारी नदारद हैं। यूपी के हमीरपुर में भीषण गर्मी ने अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ा दी है। यहाँ पारा 45 डिग्री है और मौसमी बीमारियों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाल ये है कि मरीज जमीन पर बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ भी भयंकर गर्मी से कहां बच पाए हैं। चंपावत में गर्मी से जंगलों में आग लगी है। नागपुर में 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी में मैदानों से पहाड़ों की तरफ लोग भाग रहे हैं।